हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी का पहला प्रश्नावली जो है 5.1 एनसीईआरटी का बुक का उसी का सारा क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे इस क्लास में। तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम सबसे पहले समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा सा थ्योरी जान लेते हैं। तो समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी में जैसे बहुत सारा नंबर का सूची बना दिया। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। समांतर श्रेणी जैसे देखो, एक सूची दिया हुआ है, 3 4 बहुत सारा नंबर है, ये कहीं तक जा सकता है। ये अगर सारा नंबर एक सेम पैटर्न में फॉलो होगा, सारा नंबर अगर सेम पैटर्न में फॉलो हो रहा है तो कहाएगा कि ये जो नंबर का सीरीज दिया हुआ है, ये एक सीरीज बना रहा, बहुत सारा नंबर है, तो ये कहलाएगा कि ये सारे जो नंबर संख्या है वो एक समांतर श्रेणी बना रहा है। जैसे देखो, 2 4 6 8, इसमें क्या है, सब में प्लस वन ऐड होते जा रहा है। थोड़ा है कि नहीं, मतलब सारे जो आगे का नंबर लिखा जा रहा है वो सब एक ही पैटर्न में लिखा जा रहा है। आगे का संख्या हम जो भी लिखेंगे, 5 के बाद हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 है, उसके बाद अगला इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो इसका क्रम क्या होगा, 6, इसी तरह 7 हो जाएगा। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखो तो 2 4 6 8 10, तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, सब जो अगला संख्या लिखा जा रहा है उसमें सब में +2, पिछले संख्या में +2 ऐड करके अगला संख्या लिखा जा रहा है। तो इस जो एक सीरीज दिया हुआ है, इसका हम अगला संख्या कैसे लिखेंगे, सब में सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, सब में देखो सेम नंबर ऐड हो रहा है। ऐड हो या माइनस हो, बात एक ही है। ये अगला नंबर 12 हो जाएगा। जैसे देखो, इस तरह से लिखा रहेगा कि 12 10 8 6 4 2 0, फिर ये डॉट डॉट डॉट। तो अब ये देखो, तो इसमें भी क्या हो रहा है कि एक सेम पैटर्न, सारा जो संख्या लिखा गया है सब एक सेम पैटर्न में ही लिखा गया है, एक ही पैटर्न है, एक ही क्रम में है। मतलब सब जिसमें एक संख्या में जो भी कैलकुलेशन किया गया है वही अगले संख्या को लिखने में भी वही पैटर्न का यूज हो रहा है। देखो, 12 में से 12, पहला संख्या क्या है, 12 है, दूसरा संख्या 10 है, मतलब सब के बीच कितना का डिफरेंस है, -2 का। -2 यहाँ पे देखो -2, यहाँ पे भी -2, और इसके अगर आगे लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 -2 करेंगे तो -2। तो जो समांतर श्रेणी होता है वो नंबर सीरीज का मतलब कुछ संख्या का समूह होता है। उसमें से सारा संख्या जो पहले संख्या को छोड़कर, देखो पहला संख्या में हमको पता नहीं है कि इसमें क्या हुआ है, पहले संख्या को छोड़ करके बाद वाला जितना भी संख्या होता है वो एक सेम पैटर्न में होता है। तो हम उस सीरीज को, वो जो संख्या का समूह को हम बोलेंगे कि ये एक समांतर श्रेणी बना रहा है। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है ए और पी। देखो, अब इसमें क्या आएगा, 2 2 2, इस तरह से लिखा रहेगा। तो ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो है, बिल्कुल है, क्योंकि सब में 0 0 ऐड हो रहा है, 0 0 जोड़ा जा रहा है। तो जब 0 जोड़ा जाएगा तो ये भी तो एक सेम पैटर्न, 0 ही जोड़ा जा रहा है, तो सेम पैटर्न बना रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी संख्याओं का समूह, कुछ संख्याओं का समूह होता है जिसमें अगला संख्या जो पहले संख्या को छोड़कर बाकी संख्या एक निश्चित पैटर्न में लिखी जाती है, तो हम बोलेंगे कि जो समूह है वो एक समांतर श्रेणी में है। तो इसमें देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं, जोड़ करके, मतलब अगला संख्या हमेशा, अब यहाँ पे जैसे देखो पहला संख्या 1 है, तो पहला संख्या को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, दूसरा संख्या, दूसरा के बाद जितना भी संख्या दिया रहेगा सब में हम सेम चीज ऐड कर रहे हैं। जैसे इसमें देखो +1 ऐड कर रहे थे तो अगला संख्या मिल रहा था, इसमें सारे में +2 ऐड कर रहे थे तो अगला संख्या मिल रहा था। इसमें इसमें माइनस है, लेकिन अगर इसमें माइनस है, माइनस, लेकिन इसमें 12 में से प्लस करेंगे -2, तो इसमें करेंगे तो इसमें भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन इसमें निगेटिव ऐड कर रहे हैं, माइनस वाले वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो हम जनरल में जानेंगे कि समांतर श्रेणी में जो होता है, पहले संख्या को छोड़कर बाकी संख्या जो बनता है, अपने पहले आगे वाले संख्या में सेम सेम वैल्यू ऐड करने पे हमेशा हम जोड़ का, मतलब घटाव का नहीं, घटा निगेटिव वैल्यू होगा, लेकिन हम हमेशा उसमें जोड़ेंगे ही। 12 में से जैसे देखो जोड़े, -2 जोड़ रहे हैं, तो हम कहेंगे घट, ऐसे तो लग रहा है कि माइनस हो रहा है, लेकिन हम जोड़ेंगे भी तो ही आएगा। जैसे अब 2 में 2 करेंगे तो यहाँ 2 + 0 ऐड करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी में कैसे बनता है। तो इसमें जो पहला जो संख्या रहता है उसको बोलते हैं प्रथम पद, ये इसको हम ए से
डिनोट करते हैं। पहला संख्या और पहला संख्या या प्रथम पद, उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रथम पद, दूसरा संख्या हो जाएगा तो ए या A1 कहेंगे। दूसरा संख्या, दूसरा पद, इसमें हर एक संख्या जो है उसको बोलते हैं, जैसे पहला संख्या को पहला पद बोलेंगे, दूसरा संख्या को दूसरा पद, तीसरा संख्या को तीसरा पद बोलेंगे। मतलब जितना संख्या रहेगा उसको हम लोग उतना पद से हम लोग डिनोट करेंगे। जैसे A1 हो गया तो A1 जहां पे भी लिखा हुआ ए को हम पद से डिनोट करते हैं, तो A1 हो गया प्रथम, फिर A2 हो जाएगा दूसरा संख्या है दूसरा पद, A3 हो जाएगा तीसरा पद। इस तरह से कोई भी समांतर श्रेणी का संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक एक देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस एक आता है सार अंतर, हिंदी में बोलते हैं सार अंतर या कॉमन डिफरेंस, इंग्लिश इसी का नाम है कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो डी क्या होता है, जो दो लगातार संख्या का अंतर होता है। जैसे देखो डी जो जितना ये जो अंतर आ रहा था ना, जो पैटर्न आ रहा था, तो समांतर श्रेणी में संख्या रहने के लिए डी जो हमेशा आना चाहिए। कोई भी दो दो संख्या को लेकर के निकालेंगे तो डी सेम आना चाहिए। जैसे देखो इसमें तो दो संख्या लेंगे, जैसे पहला दूसरा लेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, बाद वाले संख्या में से पहले वाले संख्या को माइनस करेंगे। तो 2 - 1, अगर दूसरा तीसरा ले रहे हैं तो 3 - 2 करेंगे। चौथा तीसरा ले रहे हैं तो 4 - 3 करेंगे। मतलब हमेशा बाद वाले को, ऐसा नहीं कि तीसरा और चौथा ले रहे हैं तो तीसरा में से चौथा माइनस करेंगे। हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे। और यहाँ पे देखो सब ये सेम आ रहा है, 1 1 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस जो सार अंतर है, सार मतलब बराबर, अंतर बराबर आना चाहिए। तो सार अंतर अगर बराबर आएगा तभी हम बोलेंगे कि वो संख्या समांतर श्रेणी, जो समूह दिया हुआ है वो समांतर श्रेणी में है। अब इसी पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इस पे देखो पहला प्रश्नावली 5.1 है, उसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक निम्नलिखित में किस स्थिति में शामिल संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। ये कुछ स्थिति दिया हुआ है नीचे, उसमें कह रहा है कि उसमें जो संख्या बनेगा वो शामिल, उसमें जितना भी संख्या आएगा वो एपी में है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। तो एपी में रहने के लिए हमको सिंपल जानना है कि पहला संख्या के बाद एक मतलब सारा संख्या लिखा गया एक सेम पैटर्न में होना चाहिए, और सेम पैटर्न में हमको डी को इक्वल करना है। तो डी को कैसे इक्वल करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल अब क्वेश्चन से देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जब किराया पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया और प्रत्येक किलोमीटर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। तो हमको इसमें कौन सा संख्या बनाना है, इसमें देखो दिया हुआ आगे ही दिया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, हमको टैक्सी का किराया निकालना है प्रत्येक किलोमीटर के लिए। प्रत्येक किलोमीटर कहने का मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इस तरह से। तो अब हम टैक्सी का किराया तो निकालना है और उसी को देखना है कि एपी में है या नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए आगे सिचुएशन दिया हुआ है। जब किराया पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया, तो पहले किलोमीटर के लिए इसको हम बनाएंगे, सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं। पहले किलोमीटर को हम लोग किलोमीटर के एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना हो जाएगा, 15 रुपया। ये दिया ही हुआ कि पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। कह रहा है कि पहला किलोमीटर अगर जाएगा टैक्सी तो उसका किराया 15 रुपया, उसके बाद कह रहा है कि जितना भी अतिरिक्त किलोमीटर जाएगा उसके लिए 8 रुपया और देना होगा। अतिरिक्त किलोमीटर कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया हो गया, अब कोई चाहेगा कि नहीं हम 2 किलोमीटर जाए तो 1 किलोमीटर के लिए तो 15 रुपया देगा। अब अतिरिक्त किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, 2 किलोमीटर जाने के लिए 1 किलोमीटर और जाना पड़ेगा, तो अतिरिक्त कितना हुआ, 1 ही किलोमीटर हुआ ना। तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया। तो अब हम दूसरे किलोमीटर के लिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, दूसरे किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 तो पहले मीटर का हो गया, और अतिरिक्त कितना चला, 2 किलोमीटर चल रहा है तो अतिरिक्त कितना चला,
एक ही किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर के लिए तो फिक्स है किराया कि 15 रुपया है, और दूसरा किलोमीटर चला वो अतिरिक्त हो गया, तो अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए। मतलब अगर अतिरिक्त 1 किलोमीटर चला तो 8 रुपया, अतिरिक्त 2 किलोमीटर चला तो फिर 8 से मल्टीप्लाई होते जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 23 रुपीज। अब तीसरा किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा किराया, तीसरा किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया हो जाएगा 15। तो तीसरा, अब तीसरा 3 किलोमीटर चलेगा तो ये अतिरिक्त कितना चलेगा 1 + 2, तो 1 के लिए फिक्स है, और 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा तो 15, तो फिक्स वाला फिक्स हो जाएगा, और एक्स्ट्रा अतिरिक्त कितना चल रहा है 2 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर अतिरिक्त के लिए कितना पैसा है 8 रुपया, तो 2 किलोमीटर अतिरिक्त के लिए 2 × 8 हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा 15 + 8 नहीं 16, 15 + 16 ये 31 हो जाएगा। अब 3 4, हम 3 4 नंबर निकाल लेंगे तो हम पता चल जाएगा कि कौन सा एपी में है या नहीं। तो ये चौथा 4 किलोमीटर अब चलेगा, तो 4 किलोमीटर के लिए सेम 1 किलोमीटर चलेगा और 3 किलोमीटर अतिरिक्त चलेगा, तो 1 किलोमीटर फिक्स के लिए चार्ज है 15 रुपये, और 3 किलोमीटर अतिरिक्त के लिए 3 × 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 + 24। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 39। अब हमको एक इसमें यही बनाना था, क्या बनाना था कि शामिल संख्याओं की सूची। अब हमको संख्या का सूची मिल गया है, संख्या का सूची कौन सा मालूम करना था, जो संख्या का सूची मालूम करना था वो यहाँ पे टैक्सी का किराया अब लिखेंगे, यही संख्या का सूची, इसी टैक्सी का किराया का ही हमको सूची बनाना था। तो पहला के लिए 15 आ गया, दूसरा के लिए 23 आ रहा है, तीसरा के लिए 31 आ रहा है, चौथा के लिए 39 आ रहा है ये। उसके बाद ये डॉट 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 आगे जितना हम किलोमीटर के लिए निकालेंगे उतना निकलते जाएगा। 4 हम जनरली लेंगे, 4 से हमको पता चल जाएगा कि वो एपी में है या नहीं है। 4 या 3 भी लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। अब देखो ये तो संख्या का सूची आ गया। अब हमको पता करना है कि ये एपी में, ये जो आया है 15 23 31 39, ये एपी में है या नहीं। तो एपी में होने के लिए क्या बताए थे कि जो पहला संख्या को छोड़ के बाकी संख्या सेम पैटर्न में होना चाहिए। तो सेम पैटर्न में होने के लिए जो आता था उसको हम एक सार अंतर निकालना सिखाए थे। तो सार अंतर क्या हो जाएगा इसमें, सार अंतर जो निकालेंगे, सार अंतर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम बोले थे कि सार बनतर हमेशा दो दो पद को लेकर के निकालेंगे, तो दो पद को लेकर के A2 - A1 करेंगे। देखो तो हम हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को घटा रहे हैं, A2 - A1, दो दो को माइनस करके जो सार बनतर आता है, कोई भी दो पद का, दो लगातार पद का माइनस होता है, और माइनस कैसे करेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, तो A2 - A1, A3 - A2। यहाँ पे देखो दूसरा तीसरा लिए हैं, तो दूसरा तीसरा दो लगातार ले रहे हैं, दूसरा और तीसरा ले रहे हैं, तो तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे। अगर तीसरा और चौथा लेंगे तो चौथा में से तीसरा को घटाएंगे। देखो अब ये सब का डिफरेंस सेम आना चाहिए एपी होने के लिए, तो डी जो आ रहा है A2 कितना है 23 - 15 = 31 - 23, सबका वैल्यू 2 कहने का मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ मतलब उतना पद है, जैसे A2 मतलब दूसरा, A3 मतलब तीसरा पद, ये 39 - 31 हो जाएगा। तो अब डी देखो तो सबको घटाओ तो 8 8 8 इस तरह से लिखना। देखो इसको देखते ही हमको पता चल रहा था कि सब में प्लस प्लस 8 ऐड था, तो यहाँ से तो हम जान गए कि एपी में है। लेकिन इसको लिखने के लिए कैसे एपी में है, उसमें लिखा हुआ था एपी में क्यों है, तो ये एपी में इसलिए है क्योंकि इसका जो सार बनतर आ रहा है, डी वैल्यू आ रहा है, वो सेम आ रहा है। तो जब सेम है मतलब एपी में जो संख्या का सूची आया है वो एपी में है। अब इसी तरह से हम इसका सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आगे वाला क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है एक सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा। अब इसमें कौन सा संख्या बनाना है, तो एक सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा का संख्या, दो तीन संख्या हमको निकालना है, संख्या का सूची बनाना है। और कैसे निकालना है, तो जब एक वायु निकालने वाला पंप, वायु निकालने वाला मतलब वैक्यूम पंप, एक प्रत्येक बार कह रहा है कि प्रत्येक बार क्या कर रहा है, सिलेंडर में शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है।
करा कि एक बार में एक वैक्यूम पंप है तो सिलेंडर में जितना हवा बचा रहता है उसका 1/4 भाग निकाल देता है एक बार में। तो इसी को हमको निकालना है कि हवा की मात्रा क्या है, तो एक बार में कितना निकाल रहा है, दूसरा बार में कितना निकाल रहा है, निकालने के बाद, निकाल रहा नहीं, निकालने के बाद उपस्थित हवा की मात्रा, मतलब एक बार में कितना बच रहा है, दूसरा बार में निकाल रहा है तो सिलेंडर में कितना बच रहा है। तो हम इसमें मान लेंगे, इसमें दिया तो नहीं है कि पहले में कितना उपस्थित था, तो हम मान लेंगे, माना कि पहले समय में, मतलब पहले जब भी था, पहले समय में सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा को हम x मान लेंगे, मात्रा को इक्वल टू x मान ले रहे हैं। तो एक बार में अगर निकाला, एक बार में जब वैक्यूम पंप लगाए तो बचा कितना, वैक्यूम पंप लगाने के बाद यहाँ पे इसको हम वैक्यूम पंप ही लिख रहे हैं, समझ लीजिएगा आप लोग। वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप से प्रथम बार हवा निकालने के बाद, देखो प्रथम बार में उपस्थित कितना था, सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा को हमको निकालना है। तो प्रथम बार में जब नहीं निकाला था तो हम मान लिए x निकाला था, और फिर पहला बार जब वैक्यूम पंप निकाला तो हवा निकालने के बाद सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा कितना आ जाएगा, देखो उपस्थित हवा की मात्रा, क्या कह रहा है क्वेश्चन से कि जितना बचा हुआ शेष हवा का, शेष हवा कहने का मतलब जितना सिलेंडर में बचा हवा है उसका 1/4 भाग निकलता है, जितना बच रहा है उसका 1/4 भाग। ये नहीं कह रहा है कि जितना हर बार में उतना उतना निकाल रहा, कह रहा है जितना बच जा रहा है उसका 1/4 भाग निकाल रहा है। तो बचा हुआ कितना था, एक्स था, देखो एक्स बचा हुआ था, और हमको निकालना उपस्थित हवा की मात्रा, तो एक्स बचा हुआ था, निकालेगा कितना, बचा हुआ का 1/4 भाग, तो इतना निकाल दिया, और इतना टोटल था तो बचा कितना, जितना टोटल था उसमें जितना निकाल दिया माइनस करेंगे तभी ना बचा हुआ हवा आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3x/4, इस तरह से आएगा। अब इसको वैक्यूम पंप फिर दूसरा बार अगर लगाएगा तो दूसरी बार यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरी बार हवा निकालेगा तो उसके बाद जो हवा बचेगा वो कितना आएगा। अब कितना बचा हुआ है, उपस्थित हवा कितना है सिलेंडर में, उपस्थित हवा कहने का मतलब कि जितना बचा हुआ है, तो कितना बचा हुआ, 3x/4, 3x/4 बचा हुआ, और निकाल देगा कितना, जितना बचा हुआ उसका 1/4, तो 3x/4 का 1/4 निकाल देगा। तो अब दूसरा बार जब निकालेगा तो बचा कितना रहेगा, तो जितना बचा हुआ था उसमें से जितना निकाल दिया, जितना पहले से बचा हुआ था जितना निकाल दिया उसको हम घटा देंगे, तो जितना बचा हुआ इतना ही बच जाएगा। तो यहाँ से देखो 3x/4 दोनों में सेम है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1 - 1/4। ये कितना बच जाएगा, 3/4x इंटू 1 ये 3/4 बचेगा, 4 लघुत्तम लेंगे तो 4 - 1 3/4, ये 9x/4 आ जाएगा। देखो ये इस तरह से हम देख लेंगे, 2 3 में ही हमको पता चल जाएगा। एक तो x हो गया, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा। ये लग रहा है, ऐसा आ रहा है कि 3/2 का स्क्वायर इंटू एक्स आ रहा है कि नहीं, 9/4, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा का, इसी का हमको सूची बनाना था। तो सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा पहले कितना था, x था, दूसरा बार में 3x/4 आया, तीसरा बार में 3/4 का स्क्वायर x आया, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अब इस तरह से सूची बन गया। अब हमको देखना है कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी में होने के लिए हम सार बंतर निकालेंगे। सार बंतर कहने का मतलब डी, तो डी को कैसे करते हैं, A2 - A1, दो दो पद का माइनस करते हैं, इक्वल टू A3 - A2, यहाँ पे दो ही पद, मतलब 3 ही पद लिए हैं तो 2 माइनस करेंगे तो उसके बाद हमको पता चल जाएगा। A2 कितना आ जाएगा, 3x/4 माइनस एक्स, A3 कितना आएगा, 9x/4 माइनस A2 कितना था, 3x/4। अब D निकालेंगे तो इसको देखो, तो 3x - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -x/4, इक्वल टू यहाँ पे 4 कॉमन, 4 LCM आ जाएगा, और ये बचेगा
ये बच जाएगा यहाँ पे 3/2x था, इसको हम थोड़ा सा मिस्टेक 3x/4 था। यहाँ पे ये 3 यहाँ पे आ जाएगा 9/16, मतलब 3/4 का स्क्वायर एक्स, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 4 into 4 4 ही हो गया था, तो ये कितना आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर एक्स, और यहाँ 9/16 आ जाएगा। तो अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 9x माइनस ये 4 × 16, तो 4 × 12 अब इसको देख रहे हैं, ये तो देखने से ही पता चल रहा जा रहा है कि d=-x/4 और इज नॉट इक्वल टू आएगा, देखो तो यहाँ कितना आया, एक -x/4 है, यहाँ आया -3x/16, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। जैसे ही सार बंतर सब इक्वल आना चाहिए, तो एपी में होता है, इक्वल नहीं है तो एपी में नहीं। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें करना कुछ नहीं है, बस जो पूछ रहा है क्वेश्चन में उसी से हमको संख्या का सूची बना लेना है, और उस सूची के बाद सार बंतर निकालना है। अगर सार बंतर बराबर आ रहा है तो एपी में है। इसमें भी वही कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत, हमको क्या निकालना, सूची किसका बनाना है, कुआं खोदने में आई लागत प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद। तो मान लेते हैं कि प्रत्येक मीटर यहाँ पे, और क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि पहले मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये होती है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि पहले मीटर कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर कुआं खोदने की लागत कितना है, 150 रुपया, इसमें दिया ही हुआ है कि 1 मीटर कुआं खोदने, पहले मीटर कहने का मतलब 1 मीटर कुआं खोद रहा है तो उसका लागत कितना है, 150 रुपया। हमको यही निकालना कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद तो 1 मीटर खोदेगा, उसके बाद 2 मीटर खोदेगा, उसके बाद 3 मीटर खोदेगा, एक एक मीटर को हमको संख्या का सूची बनाना है। तो कह रहा है कि उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 1 मीटर के बाद, 1 मीटर का तो दिया हुआ 150 रुपये, और कह रहा है कि उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। तो अब दूसरा मीटर का खुदाई का लागत कितना आ जाएगा, दूसरा कहने का मतलब 2 मीटर, तो 50 रुपये बढ़ जाएगा, 150 पहले से था, और दूसरा मीटर कह रहा प्रत्येक बार जितना मीटर गड्ढा खोदेंगे उतना 50 रुपये बढ़ते जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तीसरे मीटर में कितना आएगा, देखो तो तीसरे मीटर में आ जाएगा, पहले 150 था 1 मीटर का, और 2 मीटर और एक्स्ट्रा खोदा तो 2 × 50 हो जाएगा, मतलब 150 प्लस 100 250। ये आ गया, 3 संख्या आ गया। अब हम इसी से देखेंगे कि एपी में है या नहीं, तो इसमें प्रत्येक मीटर, उस संख्या किसका बनाना था, प्रत्येक मीटर कुआं खोदने की लागत, इसी का संख्या बनाना था, संख्या का सूची बनाना था। प्रत्येक मीटर कुआं खोदने की लागत कितना आएगा, पहला का था 100, पहला का था 150, दूसरा का 200, तीसरा का, देखो तो 150, 200, 250, हमको इसी से पता चल जा रहा है कि प्रत्येक मीटर के बाद 50-50 रुपया बढ़ जा रहा है, तो ये एपी में है। लेकिन इसको लिखने का एक तरीका होता है, तो सार बंतर निकाल देंगे, d=a2 - a1, a3 - a2 कर देंगे, तो ये 200 - 150 इक्वल टू 250 - 200, 3 या 4 टर्म हम निकाल करके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से डी देखो तो सब में 50-50 आ रहा है, ये आगे भी 50-50 आता जाएगा, कहने का मतलब डी इक्वल है, तो ये एपी में है। और एपी में क्यों है, क्योंकि जितना आ रहा है, जो संख्या का सूची बन रहा है, सबका सार बंतर समान आ रहा है, तो एपी में होगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन 1 का लास्ट क्वेश्चन है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जब 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। देखो मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज पर, जब मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, पी, पी मतलब मूलधन, 1 + रेट मतलब ये दर जो दिया हुआ है, 1 + रेट/100, यहाँ पे समय होता है टाइम, टी मतलब समय,
जितना साल के लिए, 1 साल 2 साल जितना साल के लिए दिया है। तो हमको निकालना, संख्या का सूची किससे बनाना है, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन से बनाना है। तो यहाँ पे पहले पी जो प्रिंसिपल होता है, जितना राशि होता है, राशि कितना है यहाँ पे 10,000 रुपया है, तो पी इसमें 10,000 दिया हुआ। दर कितना है, दर को आर से डिनोट करते हैं, तो दर दर 8% है। अब हम निकालेंगे पहले वर्ष का मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज से। चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला साधारण ब्याज का अलग से होता है। तो पहले वर्ष का मिश्रधन अलग अलग वर्ष के लिए निकाल लेंगे। तो पहले वर्ष का मिश्रधन क्या आ जाएगा, P इंटू 1 + R/100। पहले वर्ष का मिश्रधन मतलब 1 साल का, तो 1 हो जाएगा। तो ये P 10,000 दिया हुआ है, ये 1 + 8/100 का पावर 1। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हमको आगे देखने से ही पता चल जाएगा कि एपी में है या नहीं है। अब दूसरे वर्ष का मिश्रण जो स्क्वायर वाला आ जाता है वो एपी में नहीं होता है जनरली। दूसरे वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, देखो टाइम के जगह पे सिर्फ बाकी प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, 10,000 1 + 8/100 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तीसरे वर्ष का मिश्रधन जो आएगा वो आएगा 10,000 इंटू 1 + 8/100 का क्यूब। अब इसी संख्या का हम ये जो 2 3 संख्या आ गया इसका सूची बना लेते हैं। तो मिश्रधन का जो सूची बनाएंगे, मिश्रधन जो आएगा वो पहले वर्ष का 10,000 था इंटू 1 + 8/100 था, और ये 10,000 इंटू 1 + 8/100 का स्क्वायर, ये 10,000 इंटू 1 + 8/100 का क्यूब। ये देखो इस तरह से डॉट 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 आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये इसमें कभी भी डी डी नोट सेम आएगा, सबके लिए अलग अलग आ जाएगा। यहाँ पे बस हम लिख देते कैलकुलेशन करने का, कैलकुलेशन भी यहाँ पे देखो 1 + 8/100 है, यहाँ पे 1 + 8/100 का स्क्वायर है। स्क्वायर में से घटाएंगे, क्यूब में से घटाएंगे तो कभी सेम नहीं आएगा। कॉमन डिफरेंस दोनों को घटाएंगे तो सेम नहीं आएगा, इसलिए एपी में नहीं है। इसको हम कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन वाला प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एपी के पहले 4 पद लिखें, जब पहला पद ए और समान अंतर डी दिया है। तो समान अंतर को वही साल अंतर हुआ, कहीं कहीं समान अंतर भी बोलते हैं। ए दिया हुआ और डी दिया हुआ, तो पहले इसका हम देख लेते हैं थोड़ा सा जनरल में कैसे लिखा जाता है। जैसे कोई एपी में दिया हुआ 2 4 6 8 है, और ये सब के बीच कॉमन डिफरेंस हम देख रहे हैं, जो समान अंतर डी है वो सब इक्वल है तभी एपी में है, +2 + 2। तो ये हम देख रहे हैं कि जो हमेशा अगला पद बन रहा है, जैसे 4 बन रहा है तो पिछले पद में 2 और प्लस कॉमन डिफरेंस जोड़ दे रहे हैं, 2 + 2 4 जोड़ दे रहे हैं। अब तीसरा लिखना है, तो तीसरा में जैसे A3 लिखना है, तो A3 को हम कैसे लिख रहे हैं, A2 + D। देखो इसके पहले वाला टर्म कितना था, 4 था, और उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़े तो A2 + D आ गया। उसी तरह से A4 लिखना है, तो A4 को कैसे हम लिखेंगे, इसके पिछले वाला पद A4 A3 और प्लस D। मतलब कि जितना भी पद लिखा जाता है एपी का समांतर श्रेणी का, उसमें पिछले वाले जो टर्म रहता है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। तो इससे देखो तो एक जनरल आ गया कि अगर A1 तो A के बराबर होगा, A2 कितना होगा, A1 + D के बराबर। तो A1 + D A + D लिख सकते हैं। A3 कितना आ जाएगा, A3 मतलब इसके पहले वाला पद A2 और इसमें कॉमन डिफरेंस D जोड़े हैं। तो अब A2 कितना आया है, A + D। A2 कितना लिखा गया है, A + D, तो A + D + D मतलब A + 2D आ गया। उसी तरह से A4 जो आ जाएगा A3 + D, जस्ट पहले वाला पद उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे। तो अब A3 कितना आया है, पहले से A और D के टर्म में A + 2D + D, मतलब A4 को हम लिख रहे हैं A + 3D। तो देख रहे हैं ये पर 4 पद कैसे लिखा जा रहा है, कॉमन कोई 4, इसके आगे भी उसी तरह सेम प्रोसेस चलेगा। तो पहला A हो जा रहा है, दूसरा A2 जो आया है, पहला A1 A है, दूसरा A2 A + D है, तीसरा है A + 2D, चौथा कितना है A + 3D। मतलब कि अगर कोई टर्म लिखने कहेगा तो उसमें जैसे दूसरा टर्म लिखने कहेगा तो A + D आ जाएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस एक एक ऐड होते जाएगा। तीसरा टर्म तो A + 2D,
चौथा टर्म तो ए प्लस 3D। तो इसी का यूज करके इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सारा क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो जो लिखे हैं, पहला में ए दिया हुआ है 10 और डी दिया हुआ है 10। तो फोर्थ टर्म ऑफ एपी कैसे होता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख देते हैं। फोर्थ टर्म ऑफ एपी जो होता है, एक एक करके निकालो या एक साथ सारा निकालो। तो एक साथ सारा निकालने के लिए फॉर्मूला है ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इतना है। तो फोर्थ टर्म एपी ए वन जो है ए हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। दूसरा टर्म 10 प्लस डी का वैल्यू भी 10 है तो 10 प्लस 10 हो जाएगा। तीसरा टर्म 10 प्लस 2 इंटू 10 हो जाएगा। और चौथा टर्म 10 प्लस 3 इंटू 10, मतलब क्या आ गया टर्म, 10 10 20 आ जाएगा। सब में 10 10 का डिफरेंस है तो 10 20 30 40, इस तरह से ये चार ही पद लिखना था। पहले चार पद तो ये पहले एपी के पहले चार पद हो गया। इसी तरह से इसका 2 3 4 5 सारा क्वेश्चन बनाएंगे। टू में है ए इक्वल टू माइनस टू, टू क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इक्वल टू माइनस टू और डी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो डी, इसमें भी फोर टर्म लिखना है। तो फोर टर्म ऑफ एपी का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। फोर टर्म क्या होता है, पहला टर्म में दूसरा टर्म में सब में डी ऐड होता जाएगा। दूसरा टर्म में एक डी ऐड होगा, तीसरा टर्म में 2D ऐड होगा, मतलब जितना टर्म जितना कहेगा उससे एक कम डी ऐड होगा। ए प्लस 2D, चौथा टर्म कहेगा तो ए प्लस 3D, एक कम डी ऐड हो जाएगा। तो ए माइनस टू, अब दूसरा -2 + 0, -2 + 2 इंटू 0 और -2 + 3 इंटू 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब तो 0 आ जाएगा, बच जाएगा क्या, -2 -2 -2 -2। तो देखो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। कोई भी एपी का कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे डी 10 था, यहाँ पे डी 0 है, तो भी एक एपी में बन रहा है क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। A4D - 3 है, कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है। A4D - 3 है, इसका भी फोर टर्म लिखना है। तो फोर टर्म लिखेंगे। देखो एपी हम बोले हैं कि हमेशा माइनस रहे, कॉमन डिफरेंस से मतलब नहीं रहता। एपी में जो अगला टर्म होता है वो पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके बनता है। अब कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, जो सार बनतर है वो 0 भी हो रहा है, निगेटिव में भी जा रहा है और पॉजिटिव, तीनों हो रहा है। तो फोर टर्म आ जाएगा ए प्लस डी, चार पद ए प्लस 2D और A + 3D। ये इसका चार पद पद को ही हम इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। तो ये चार टर्म लिखेंगे। आप इसको हम हर जगह हिंदी इंग्लिश लिख दिए हैं। प्रथम चार पद, इसमें भी वही हो जाएगा प्रथम। प्रथम लिखने का मतलब शुरू से है, ये पहला है। देखो अगर प्रथम कहने का मतलब है, मतलब शुरू से लिखना है। ये भी तो चार, जैसे -2 -2 -2, ये भी तो आगे भी है, इसमें सेम है। जैसे इसमें देख लेंगे कि अगला कैसे आएगा। दीपिका तो ए 4 है, डी दूसरा जो हो जाएगा A 4 प्लस -3। देखो पहला पद में जोड़े ही है लेकिन सार बनकर माइनस में है, इसलिए माइनस जोड़े हैं। तो 4 + 2 इंटू -3 और 4 + 3 इंटू -3। अभी कितना आ जाएगा, 4 4 प्लस -3, ये आ जाएगा -1, सॉरी 1। दूसरा पद 1 और तीसरा पद आ जाएगा 4 और 2 इंटू 3 -6। चौथा पद 4 -9। तो अभी कितना आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, ये 4 में से -6 -2, 4 में से -9 -5। तो ये सब में कॉमन डिफरेंस जो है, सार बनतर है, वो माइनस होगा क्योंकि हमेशा दूसरे में से, देखो हमेशा पहले में से दूसरे को नहीं घटाएंगे। दूसरे हमेशा, ये एपी में ध्यान रखना है कि हमेशा बाद वाले टर्म को पहले रख के सार बनतर निकालने के लिए बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाएंगे। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है A - 1 डी दिया है 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 4 है A - 1 डी 1/2। तो इसका भी प्रथम चार पद लिखना है। प्रथम चार पद क्या आ जाएगा, मतलब A1 A2 A3, इसको A1 A2 A3 A4 यही लिखना है। प्रथम चार पद तो यही होता है ना, फर्स्ट से शुरू करते हैं।
A1 को ए प्लस डी, A2 को A3 को A+2D, और A4 को देखो चौथा टर्म लिख रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं 3D, मतलब जितना जौन सा टर्म लिखेंगे उससे एक कम 3D जोड़ेंगे, मतलब उससे एक कम D लगा करके पहले टर्म में पहले पद में जोड़ेंगे। तो A कितना है -1, A+D -1 प्लस 1/2 A+2D -1 प्लस 2 इंटू 1/2 A+3D -1 प्लस 3 इंटू 1/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये -1 बच गया, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसको तो कितना बचेगा -1 प्लस 2, एलसीएम लेंगे तो -2 प्लस 1, यहाँ ये तो कट गया, ये हो जाएगा -1 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 3/, जिसमें एलसीएम लेना था इसको जनरल जैसे मैथ गुना भाग जोड़ घटाव करते हैं वही करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। -2 प्लस 1 ये हो जाएगा -1/2, -1 प्लस 1 0, -2 प्लस 3/2 ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया एपी का प्रथम चार पद जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, प्रथम पद और सारवंतर उससे। क्वेश्चन नंबर इसका 2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर है 5, A -1.25 और D 0.25। क्वेश्चन नंबर 5वां है A -1.25 और D -0.25, तो इसका भी उसी तरह से लिखेंगे। प्रथम चार पद हो जाएगा A+D, A+2D और A+3D। तो इसमें A -1.25 है, दूसरा पद हो जाएगा -1.25 प्लस D भी इसमें माइनस में है 0.25, तीसरा पद हो जाएगा -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25, चौथा हो जाएगा -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। अगर इतना इस तरह से करने में दिक्कत हो रहा है तो हम इसको एक और स्टेप से, जैसे ए लिख दिए, पहला पद A1 को हम ए लिख दिए -1.25, A2 को हम निकालेंगे तो A+D लिखेंगे तो -1.25 प्लस -0.25, इसमें हम सबको एक ही साथ लिख रहे हैं, आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। A3 उसी तरह से हो जाएगा A+2D और A4 A+3D, तो यहाँ पे इस तरह से हम कैलकुलेट कर, इस तरह से भी इसको 1.25, ये कितना आ जाएगा -1.25 प्लस 0.25, तो ये आ जाएगा माइनस, ये पॉइंट है -1.25, ये आ जाएगा -1.50, ये कितना आएगा -1.25 और ये प्लस इंटू माइनस, ये आ जाएगा -0.5 और ये आ जाएगा -1.25 और -0.7, तो ये इसको कैलकुलेट कर देंगे -1.25 -1.50 माइनस आ जाएगा 1.75 और ये -1.25 -0., हो जाएगा -2.0। तो देखो या तो इस तरह से सबको एक ही साथ निकाल सकते हैं या फिर सबको अलग अलग A2 A3 इसी तरह से A3 A+2D करके निकाल लेंगे और A4 सबको अलग अलग भी निकाल सकते हैं, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो इस तरह से कोई भी प्रथम पद दिया रहेगा और सारवंतर दिया रहेगा तो हम चार पद क्या, जितना आगे का पद कहेगा उतना हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित एपी के लिए पहला पद और समान अंतर लिखें। अब इसमें कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सारा एपी में ही है और इसमें पहला पद और समान अंतर लिखना है। उसमें पहला पद दिया हुआ था, समान अंतर या सारवंतर दिया हुआ था, तो एपी का चार पद और लिखना था। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका दूसरी तरह से सेम सबका एक ही तरह से, बस दिमाग में उसका थ्योरी जो है वो रखना है। -1 -3 डॉट डॉट डॉट। तो पहला पद जो पहला संख्या होता है, तो इस सीरीज का जो नंबर ऑफ सीरीज जो संख्या का समूह दिया है उसमें पहला क्या है 3 है, तो पहला पद को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला पद 3 आ जाएगा। डी जो आता है, डी को कोई भी दो टर्म, कोई भी लगातार दो पद को ले लेते हैं, वो दोनों को माइनस करते हैं, तो जैसे ये पहला दूसरा को ले रहे हैं तो हम करेंगे A2 -A1, हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, तो सार बनकर क्या हो जाएगा A2 -A1, A2 का वैल्यू 1 और A1 का वैल्यू 3, तो 1 -3 ये बचेगा, तो सार बनतर होगा बराबर टी बराबर -2 आ जाएगा। उसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन में है -5 -1 3 और 7, ये डॉट 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 आगे तक है। तो इसका पहला पद ए कितना हो जाएगा, ए तो पता चला जो समूह में पहले लिखा हुआ है, तो -5 हो जाएगा और सार बनतर मतलब डी, तो सार बनतर हो जाएगा
जैसे देखो सारवंतर कोई भी दो पद लगातार लेंगे, दो पद होना चाहिए और लगातार होना चाहिए, तो इसमें तीसरा चौथा पद ले रहे हैं तो चौथा में से तीसरा को हटा देंगे। सब एपी में ही है तो सारवंतर कोई भी दो पद ले ले उसको घटाव करेंगे तो सेम ही आएगा। तो A4 का वैल्यू 7 है, A3 का वैल्यू 3 है, तो 7 माइनस 3 4 आ जाएगा। तीसरा में है 1/3, 5/3, 9/3। क्वेश्चन ने कह दिया कि एपी में है, मतलब सबका कॉमन डिफरेंस जो दो दो पद का हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सब बराबर ही आएगा सारबंतर। तो इसमें पहला पद क्या आ जाएगा ए, मतलब 1/3, सारबंतर डी। तो हमेशा दूसरा पहला दूसरा ही लेंगे। 5/3 माइनस 1/3, A2 माइनस A1 करेंगे तो 5 माइनस 1/4/3 आ जाएगा। मतलब पहला पद आ गया 1/3 और सार बनकर 4/3। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो इसमें भी पहला पद हो जाएगा एपी का 0.6 और सार बंतर या समान अंतर बात देखी है। सार बंतर को हम डी से डिनोट करते हैं, तो इसमें भी सार बंतर को A2 माइनस A1 करेंगे, दूसरा में से पहला को घटा लेंगे। इजी पड़ता है, अचानक से ऐसे हमको पता करना पड़ेगा तीसरा है चौथा है क्या लिखें, इस तरह से पहला दूसरा तो आसानी से ये पहला है होगा ये दूसरा होगा। 1.7 माइनस 0.6 मतलब सार बंतर 1.1 और प्रथम पद 0.6 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एपी में है। यदि वे एक एपी बनाते हैं तो समान अंतर मतलब सार अंतर ज्ञात करें और 3 और पद लिखे। देखो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कह एपी में कह रहा था क्वेश्चन में कि ये सब एपी में है। इसमें क्या कर रहा है कि पहले पता करना है कि एपी में कौन है, और अगर एपी में है तो उसका समान अंतर और 3 और आगे वाला पद को लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कितना है, 2, 4, 8, 16 है। तो एपी में है या नहीं है इसके निकालने के लिए हम सार बंतर निकालेंगे। सार बंतर दो दो टर्म का डिफरेंस ले लेंगे। अब सब जगह दो दो टर्म का डिफरेंस इक्वल आएगा, दो दो पद का डिफरेंस अगर इक्वल आएगा मतलब कहने का मतलब सार बंतर सब जगह बराबर आ रहा है तो वो एक एपी बना रहा है। तो ये 4 है, तो इस तरह से हम लिखे A2 का वैल्यू 4-2, A3 का वैल्यू 8-4, A4 का 16-8। अगर यहाँ कंफ्यूजन होता है तो इसको A1 A2 अलग से भी लिख सकते हैं, A1 A2 A3 A4, इस तरह से कभी भी मिस्टेक नहीं होगा बनाने में। तो डी कितना आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8। तो देखो 2 4 8 ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है मतलब नोट इन एपी में नहीं है। एपी में नहीं मतलब एपी नहीं बना रहा है, तो एपी नहीं बना रहा है तो हमको इसका आगे का और पद लिखने का जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2, 5/2, 3, 7/2। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 2, 5/2, 3, 7/2। इसमें भी पहले पता करना है कि एपी में है या नहीं, तो हम सार बंतर निकालेंगे। यहाँ हम डायरेक्ट दूसरा में से पहला को घटा रहे हैं, तीसरा में से दूसरा को घटा रहे हैं, फॉर्मूला ना लिख के हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं। अब इससे डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा 5-4, 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2, ये 3, ये 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 -5/2 और यहाँ 7 -6/2। देखो तो डी सब जगह इक्वल आ रहा है कि नहीं, 1/2 1/2 1/2 वैल्यू के साथ इक्वल आना चाहिए, मतलब 1/2 है तो सब जगह पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। जहां साइन भी चेंज होगा तो वो एपी में नहीं होगा, तो ये एपी में है। तो अगर एपी में है तो अगला 3 पद और लिखना है। तो अगला 3 पद क्या हो जाएगा इसका, अगला पद लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पिछले वाले पद में कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं। तो अगला 3 पद पिछला वाला पद कौन था, 7/2 था, इसी के अगला और पद लिखना है तो 7/2 और प्लस इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे। कॉमन डिफरेंस कितना है डी, तो 1/2 जोड़ेंगे तो 7/8 4 आ जाएगा। ये तो अगला एक पद आया, हमको 3 इस तरह का और लिखना है, तो एक दूसरा मतलब अगला, इसको अगला हम लिखते हैं। एक तो आया, इसके आगे वाला क्या आएगा, अब ये 4 आ गया तो 4 में 1/2 जोड़ेंगे मतलब 4 2 8 प्लस 1/2,
9/2। अब इसके अगला कौन सा हो जाएगा? हम हमेशा जिसके मतलब एक ही टर्म, अगर इसके अगला लिख रहे हैं तो इसी वाले टर्म में डी जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि इसके पहले, जस्ट एक पहले वाले टर्म में हम सारबंतर जोड़ेंगे। तो 9/2 प्लस 1/2, ये कितना आ जाएगा? 9 प्लस 1/2 मतलब 10/2 मतलब 5। तो एक कितना आ गया? 4 9/2 5, 4 9/2 और 5। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, इसी के अगला ना 3 पर 4 9/2 और 5, ये डॉट 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 3 ही तक लिखना था तो एक तरफ 4 लिखे, 9/2 और 5। अगला इसका 3 पद, इस एपी का 3 पद आगे लिखे। तीसरा क्वेश्चन है -1/2, -1/2, -3.2, -5.2, -7.2। तीसरा क्वेश्चन है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। तो इसमें भी देखना है, एपी में है नहीं तो डी निकालेंगे, सार बनकर डी बराबर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। 4 पद तक दिया हुआ है तो A4 माइनस A4 तक लेंगे। डी A2 कितना है? -3.2, ए माइनस 1.2, A3 कितना आ जाएगा? -5.2 माइनस माइनस 3.2, A4 है -7.2 माइनस ए माइनस 5.83, कितना है? -5.2। ये माइनस फॉर्मूला वाला है और ये माइनस पद में जो लगा हुआ है ये साइन है। तो डी कितना आ गया यहाँ से? -3.2 प्लस 1.2 -5.2, यहाँ से आ गया -7.2 प्लस 5.2। तो डी देखो तो सब जगह घटाएंगे तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो डी समान है, मतलब सार बंतर समान है, इसलिए एपी में है। हमको इतना पता चल गया, जब एपी में है तो इसका अगला 3 पद लिखना है। तो अगला 3 पद कैसे लिखेंगे? अब क्वेश्चन में देखेंगे कि लास्ट वाला पद कितना था? -7.2। तो -7.2 प्लस डी देंगे, तो -7.2 प्लस -2 मतलब ये आ जाएगा -9.2। फिर इसके अगला पद क्या हो जाएगा? फिर अगला पद, अब किसके अगला लिखना है? -9.2 के अगला। तो यहाँ पे एक तो आ गया -9.2 आ गया। अब इसके अगला लिखना है तो -9.2 प्लस टी, मतलब -9.2 प्लस -2, ये आ जाएगा 9 2 11 -11.2। और इसके अगला पद आ जाएगा ये, इसके अगला पद तो -11.2 और प्लस सार बनकर मतलब -2। तो -11.2 -2 मतलब -13.2। इस तरह से इसका आगे का 3 पद लिखा गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है -10 -6 -2 4। क्वेश्चन नंबर 4 है -10 -6 -2 और 2, इस तरह से आ। तो डी बराबर हम हमेशा दूसरा में से, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला 6 माइनस -10 बराबर आना चाहिए -2 माइनस -6 बराबर आना चाहिए 2 माइनस -2 के। तो डी इक्वल टू, अब देखेंगे तो -6 प्लस 10 आ रहा है, -2 प्लस 6 आ रहा है, 2 प्लस 2 आ रहा है। सब जगह देखो तो डी 4 4 आ रहा है, 4 4 है। तो कहने का मतलब क्या है कि एपी में है। एक एपी जो सीरीज दिया है वो एपी बना रहा है। जब एपी बना रहा है तो अगला पद कौन सा? देखो 4 पद लिखा हुआ है, तो इसको नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक और तरीका बना सकते हैं। अगला पद 4 पद दिया हुआ मतलब 5वां पद लिखना है, मतलब A5 लिखना है। तो A5 क्या आ जाएगा? इसके पहले वाले पद A4 प्लस डी करेंगे, करेंगे कि नहीं? हमेशा जो अगला पद होता है पिछले वाले पद में हम सार बंतर जोड़ते हैं तब आता है। तो A4 कितना है? 2, और सार बंतर कितना आया है? 4, तो 2 प्लस 4। फिर इसके अगला पद क्या आ जाएगा? A5 के अगला पद A6 आएगा, तो A6 को हम क्या लिख सकते हैं? A5। इसके पिछले वाला पद A5 होगा प्लस डी। तो A5 कितना है? A5 आया है 6 प्लस डी, 6 प्लस 4 10।
इसके अगला पद आ जाएगा A7, तो A7 हो जाएगा A6 प्लस D। A6 कितना है 10 और D, D तो सबके लिए सेम रहेगा 4 मतलब 14, तो ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। इसी का आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 प्लस रूट 2। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2, इस तरह से है। देखो देखने से लग रहा है कि किस तरह से है, एपी में होगा ही नहीं, इसलिए हम ये कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। टी बराबर दो दो को हम घटा लेंगे, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, फिर घटाएंगे 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। तब देखो तो यहाँ से 3 माइनस 3 ये तो कट गया, डी बराबर यहाँ कितना बच रहा है रूट 2। अब यहाँ देखो तो 3 से 3 यहाँ भी कट जा रहा है, कट जा रहा है कि नहीं, 3 प्लस में माइनस में, तो 3 कट करके 0 हो गया। अब कितना है 2 रूट 3, नहीं 2 रूट 2 में से रूट 2 माइनस करना है, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 1 रूट 2। यहाँ भी देखो 3 कट गया, यहाँ पे 3 रूट 2 में से 2 रूट 2, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस करना है तो 1 रूट 2 बच जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये कॉमन डिफरेंस जो सार बनकर समान आ रहा है, इसलिए एपी में है। पहले चेक करना है एपी में है या नहीं, मतलब ये एपी बना रहा है, तो जब एपी बना रहा है तो इसका अगला पद हम लिखेंगे। 4 पद दिया हुआ, अगला पद कितना हो जाएगा A5। A5 हम कैसे लिखते हैं A4 प्लस डी, मतलब इसके पिछला वाला पद A4 होगा, उसमें सार बनकर जोड़ेंगे। तो A4 कितना दिया हुआ था 3 प्लस 3 रूट 2, अब इसमें हम रूट 2 डी आया है रूट 2, तो डी रूट 2 को हम ऐड करेंगे, तो A5 जो आ जाएगा 3 प्लस यहाँ 3 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 कितना आ जाएगा 3 रूट 2 प्लस 1 रूट 2, 4 रूट 2 आ जाएगा। इसी का अगला पद क्या आ जाएगा, अगला पद A5 तक लिखने, अगला पद A6 होगा, तो A6 में A5 प्लस डी करेंगे। A5 कितना आ रहा है 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5 रूट 4। इसी का अगला पद हो जाएगा, अगला पद जो हो जाएगा A7, तो A7 हो जाएगा A6 प्लस डी। A6 आ रहा है 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2, मतलब 3 प्लस 6 रूट। तो इस तरह से ये एपी का आगे का 3 पद हुआ। अब क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6। 0.2 0.22 0 पॉइंट हर में एक एक 2 बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 5वां है 0.2 0.22 0.222 0.222। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस सार बंतर निकालेंगे, 0.22 माइनस 0.2, 0.222 माइनस 0.22 इक्वल टू 0.2222 माइनस 0.22। अब यहाँ से देखो तो क्या आ जाएगा 0.02 आ जाएगा, 0.22 में से 0.2 यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 में से 0 गया 2, यहाँ पे करेंगे उसी तरह से तो 0.2 0.02। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 0.222 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.0, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 0.02 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0.002। तो देखो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो एक दूसरे के इक्वल नहीं है मतलब ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है तो आगे वाला पद हमको ज्ञात करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर ये 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। क्वेश्चन नंबर 7वां है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। इसमें भी हम सार बंतर पहले निकालेंगे, सार बंतर हो जाएगा डी माइनस 4 माइनस 0 माइनस 8 माइनस माइनस 4 माइनस 12 माइनस माइनस 8, तो डी आ जाएगा -4, यहाँ से -8 ये +4 आ जाएगा, मतलब -8 + 4 फाइनली आ जाएगा -4।
-12 माइनस माइनस 8, तो -12 माइनस माइनस 8 मतलब +8, तो ये आ जाएगा -4। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सार बंतर सब में समान आ रहा है, सार बंतर समान आ रहा है मतलब एपी में है। एपी में है तो अगला हमको 3 पद और लिखना है, 4 पद दिया हुआ है। अगला पद 4 पद दिया हुआ, अगला पद हो जाएगा A5, तो A5 बराबर A4 प्लस डी। A4 कितना है, चौथा पद -12 है, और डी कितना आ रहा है -4, तो -12 प्लस -4। देखो अगला पद हमेशा पिछले पद में हम कॉमन डिफरेंस जोड़ के लिख रहे हैं, और कॉमन डिफरेंस जोड़ रहे हैं, लेकिन कॉमन डिफरेंस का यहाँ हो रहा -12 -4, तो कॉमन डिफरेंस तो हम जोड़ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस -4 होने के कारण ये वैल्यू माइनस आ जा रहा है, तो -16 हो गया। अगला पद इसी तरह से A6 हो जाएगा A5 प्लस डी, तो A5 आ गया -16 प्लस -4, -20 आ जाएगा। उसी तरह से इसका अगला पद आ जाएगा A7, तो A6 प्लस डी, A6 -20 प्लस -4, क्या आ जाएगा -24। इस तरह से इसका आगे का 3 पद लिखा गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। देखो यहाँ पे तो ऐसे ही लग रहा है सब बराबर है, मतलब कॉमन डिफरेंस 0 आएगा, कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है तो एपी में ऐसे ही होगा, तो इसको माइनस, फिर भी हम इसको एक बनाने के तरीका से बना लेते, -1 ये भी आ जाएगा -1 आ जाएगा -1 -1/2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा -1/2 प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/2, यहाँ भी आ जाएगा -1/2 प्लस 1/2। यहाँ जब आ गया 1/2, ये देखो तो प्लस माइनस सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कहने का मतलब डी सार बनतर 0 आ रहा है, तो सार बनतर 0 सब जगह आ रहा है, मतलब सार बनतर बराबर आ रहा है, इसका कहने का मतलब एपी में है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि सारा 0 ऐड करेंगे तो भी अगला पद सब बराबर ही होगा, तो अगला 3 पद हम डायरेक्ट इसमें लिख रहे हैं, अगला 3 पद भी इसका सेम ही होगा, मतलब -1/2 -1/2 -1/2। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 1 3 9 27। इसको देखो तो हम इसको 1 को नहीं लिख सकते, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर ये इसके आगे, इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। इसमें भी हमको एपी में है या नहीं मालूम करना, तो डी बराबर क्या करेंगे, 3 - 1 9 - 3 बराबर 27 - 9, डी बराबर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 27 में से 9 गया 8 18। ये देखो एक दूसरे के बराबर नहीं आया, तो एक दूसरे के बराबर नहीं आया इसलिए एपी में नहीं है, सब बराबर आता तो एपी में होता, और एपी में नहीं है तो आगे वाला पद लिखने का भी जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे इस फॉर्म में हम क्यों लिखे, क्योंकि अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये तो लॉन्ग मेथड से हो गया, बस हमको कहीं पे दिया रहेगा कि एपी में है या नहीं, तो हम अगर कोई भी इस फॉर्म का रहेगा, पावर के फॉर्म का रहेगा, सेम संख्या का पावर के फॉर्म का रहेगा, तो डायरेक्ट हम मारेंगे क्या, उसका आंसर क्या होगा कि एपी में नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देखो, A 2A 3A 4A है, तो इसमें भी हम A बराबर निकालेंगे 2A माइनस A 3A माइनस 2A 4A माइनस 3, हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को घटा रही है, हमेशा ध्यान रखना है। तो डी सब में देखो तो ए के बराबर आ गया, तो ए के बराबर आ गया मतलब एपी में है। तो अगला पद जो आ जाएगा A5 आएगा, तो A5 हम कैसे लिखेंगे, A4 प्लस डी, मतलब A4 कितना है 4A और डी ए आया तो 5A, A6 6 है और A7 7। देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट, जिसमें डायरेक्ट पता चलेगा, हमको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सब में एक एक के ऐड होकर के एक एक के ज्यादा होकर के लिखा जा रहा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में देगा, शॉर्ट क्वेश्चन में कहेगा अगला 3 पद लिखे, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 5 6 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है A² AQ A4। क्वेश्चन नंबर 11 में है A² AQ A4। देखो ये भी क्या है, इस फॉर्मेट का है, मतलब सेम संख्या का पावर बढ़ रहा है आगे, तो सेम संख्या का अगर पावर बढ़ेगा इस फॉर्म में रहेगा, तो ये ऐसे ही एपी में नहीं होगा, इसको हम लोग डायरेक्ट इसको डी निकालेंगे भी तो भी इक्वल नहीं आएगा, तो ये एपी में नहीं, हम डायरेक्ट बना देते हैं। आप लोग इसका
लॉन्ग मेथड का यूज करके बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? √2, √8, √18, √32। √2, √8, √18, √32। अब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा रूट वाला, इसमें हमको पता नहीं चल रहा है कि एपी में है या नहीं, तो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके और हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो, √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 √2। √18 को हम लिख सकते हैं 3 √2। और √32 को मतलब 16 × 2, तो 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 √2। इसी तरह से √18 को 9 रूट में लिखेंगे तो 9 × 2 लिख सकते थे। 9 को बाहर कर लिए मतलब 3 बाहर आ गया रूट के, और रूट के अंदर बस 2 बचा। देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, A 2A वाला जैसे था, लग रहा है कि नहीं, ये A है, फिर 2A है, फिर 3A है, ये फिर 4A है। तो इस तरह से हमको पता चल रहा है कि ये जैसा इस तरह का रहेगा, मतलब एक एक बढ़ रहा है तो सेम बढ़ रहा है, रूट ए जैसा बढ़ रहा है, एक ही चीज बढ़ रहा है, तो ये एपी में होगा। तो ये एपी में हम डायरेक्ट बस बना दे रहे हैं, आप लोग इसको रॉन्ग मेथड से बना लीजिएगा। तो एपी में होगा। अगला 3 पद क्या होगा? देखो अगला 3 पद उसी तरह से जैसे हम क्या लिखे हैं, 5 है, 6 है, 7 है, तो यहाँ पे ए के जगह पे क्या है? रूट है, √2 है, तो अगला 3 पद क्या आ गया? अब 4 √2 के बाद अगला आ जाएगा 5 √2, और इसके अगला 6 √2, और इसके अगला 7 √2। इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 है √3, √6, √9, √12। ये है √3, √6, √9, √12। तो अब इसको भी जनरलाइज थोड़ा सा, इसको √3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? √2 × √3। इसको इसको हम माइनस करेंगे तो इसी कारण से इसको हम 3 लिख सकते हैं, और इसको 4 × 3 मतलब 2 √3 लिख सकते हैं। तो इसका सारवंतर निकालेंगे, D बराबर कितना आ जाएगा? √6 माइनस √3, और ये √9 माइनस √6, ये √12 माइनस √9। तो √6 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 × √3। ये आसानी, सिर्फ √6 को कैलकुलेशन में आसानी होने के लिए हम अलग अलग, √9 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 × √3 माइनस √3 × √2। √12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू मतलब कि 2 √3, और ये माइनस, यहाँ पे 2 √3 माइनस 9 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। ये कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, ताकि कॉम, अब देखो तो सबसे पता चला है कि यहाँ पे √3 कॉमन आ जा रहा है, तो बच क्या रहा है? √2 माइनस 1। यहाँ पे क्या आ जा रहा है? यहाँ पे भी √3 कॉमन आ जा रहा है, तो यहाँ बच जा रहा है √3 माइनस √2। और यहाँ पे √3 कॉमन आ जा रहा है, तो यहाँ पे 2 माइनस √3। देखो सबका लग रहा था एक ही जैसा लग रहा था, रूट में है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू निकाले तो सबका, ये सबका वैल्यू, बीच वाला आगे वाला तो √3 कॉमन आ रहा है, लेकिन अंदर वाला सब अलग अलग है, इसलिए ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। जब इक्वल नहीं होगा तो ये एपी में नहीं होगा। देखो इस तरह का भी हम देख रहे हैं कि ये 2 4, ये क्या है कि सेम चीज का मल्टीप्लाई है, नहीं है? √3, √6, √9, √12, तो ये सेम चीज का मल्टीप्लाई नहीं होकर के, जैसे √3 रहता, 2 √3 रहता, तो इस तरह से रहता तो एपी में होता, लेकिन ये 3 × 2 है, 3 × 3 है, रूट के अंदर सब वैल्यू अलग अलग है, तो इसलिए एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 एपी में नहीं है, तो अगला पद लिखने का आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब देखो हम क्या बोले थे कि जब सेम संख्या का पावर अलग अलग रहेगा, पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, बढ़ते क्रम में रहेगा, तो एपी में नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है? पावर सेम है लेकिन संख्या अलग अलग है, तो इसको ऐसा नहीं करेंगे कि पावर सेम है संख्या अलग अलग है तो एपी में नहीं, इसको हम बना करके देखेंगे। ये आ जाएगा 1 9 25 और 50। तो अब इसमें हम चार बंतर निकालेंगे, डी कितना हो जाएगा? 9 - 1, 25 - 9, और 49 - 25। 9 में से 1 गया 8, 25 में से 9 गया 16, 50 में से 25 गया 24। ये देखो इक्वल नहीं आ रहा है, तो इक्वल नहीं आ रहा मतलब एपी में नहीं, एपी में नहीं है, तो अगला पद निकालने का जरूरत ही नहीं। अब इस एक्सरसाइज का जो प्रश्नावली 5.1 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है।
1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। अब इसमें भी हमको पता नहीं चल रहा है कि एपी में है या नहीं है, तो इसको भी हम सब वैल्यू लिख लेंगे। 1, 25, 49 और 73। अब सार बंतर निकालेंगे डी, तो 25 माइनस 1, 49 माइनस 25 और 73 माइनस 25 आ जाएगा। 73 माइनस 49, तो यहाँ से 25 में से 1 गया 24, 49 में से 25 गया ये भी 24, 73 में से 49 गया, 13 में से 9 गया 4, 6 में से 24। मतलब सार बंतर बराबर है, तो एपी में होगा। एपी में एपी में है तो इसका अगला पद जो 4 पद लिखा हुआ है, अगला पद हो जाएगा A5। तो A5 बराबर A4 प्लस डी। A4 कितना है? 73 प्लस 24, मतलब 4 3 7 97 आ जाएगा। A6 कितना आ जाएगा? A5 प्लस डी। हमेशा देखो 6 लिख रहे हैं तो 5 में हम डी जोड़ दे रहे हैं। तो A5 कितना आया है? 97, डी है 24। तो ये आ जाएगा 7 4 11 9 2 11 121, और A7 आ जाएगा तो 121 प्लस 24, मतलब कि 145। तो ये एपी का 3 पद ये हो गया। इस तरह से हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.1 का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसका अगला चैप्टर कवर करेंगे।